सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो गौर से सुनना, बाकी का आपने रिवीजन वगैरह कर लिया होगा। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपने तमाम चीज़ें रिवीजन कर ली होगी। तो आज हम एटॉमिक रेडियस पे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। अच्छे से समझना, ये आज का समझने का टॉपिक है, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है ये एटम का साइज़ होता है। एटम का जो साइज़ होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी जो दूरी है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में जो दूरी है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है एटॉमिक रेडियस की डिटरमाइन आप नहीं कर सकते। एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस की हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जो है वो लार्ज डिस्टेंस पर भी ज़ीरो नहीं होती। और एटम को जो है आइसोलेट नहीं किया जा सकता। एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका साइज़ जो होता है ये अफेक्ट होता है कई चीज़ों से, जैसे उसका साइड एटम कौन सा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, तो उससे अफेक्ट पड़ता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो एटम की जो रेडियस है वो एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग स्टेट में ही देखी जाती है। पर्टिकुलर बॉन्डिंग स्टेट में एटम की रेडियस को डिटरमाइन किया जाता है। यानी एटम की रेडियस जो है ये डिपेंड करती है बॉन्डिंग स्टेट में। तो अगर ये एटम की रेडियस बॉन्डिंग स्टेट पे डिपेंड करती है तो इसको डिटरमाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग स्टेट, पर्टिकुलर बॉन्डिंग स्टेट। तो पहले हम इतना देख लेते हैं। चलिए, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? साइज ऑफ एन एटम। आप लिखना इसको, साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम, पहला पॉइंट। दूसरा, it is the distance from the center of the nucleus to the outer most shell इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉइंट को आप शॉर्ट में भी समझ सकते हो। ये जैसे ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, तो यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो साइज़ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसी को आप एटॉमिक रेडियस कहते हो। इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कांट डिटरमाइन। एग्जैक्ट वैल्यू जो है एटॉमिक रेडियस की आप निकाल नहीं सकते। क्यों? पहला, बिकॉज भी लिख सकते हो आप, बिकॉज एटम हैज नो शार्प बाउंड्री। क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती।
ये आपको समझना होगा। पहले इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक रेडियस होता है कि एटम का साइज़ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है, तो वो आपके पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है। फिर हमने बात करी कि एटम जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। पहले इतना लिखो, पॉज करो, नोट करो इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू probably concept, the presence of the electron in the large distance never be zero। तो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जो है वो लार्ज डिस्टेंस पर भी ज़रूर नहीं होती। ये दो पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। और अगला पॉइंट आता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू isolate an एटम, क्योंकि एटम का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि उसका साइड एटम नेबर और एटमॉस्फेयर कैसा है उसके ऊपर। क्योंकि साइज of an atom is affected by neighbor surrounding atom and atmosphere, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये अभी क्या है, ये कुछ थ्योरी के पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। अभी कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो आपको मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको एक एक पॉइंट जो है वो समझ में आएगा। तो पहले थ्योरी के पॉइंट अच्छे से समझ लो, फिर हम वहाँ आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको पॉज करो, नोट करो। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एटम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है बॉन्डिंग स्टेट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ ये डिपेंड करता है बॉन्डिंग स्टेट के ऊपर। तो पर्टिकुलर बॉन्डिंग स्टेट पे ही आप एटम का साइज़ निकाल सकते हो। तो पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे उसको। डिपेंड अपॉन बॉन्डिंग स्टेट, यानी एटॉमिक साइज कैन बी determined in a particular bonding state
तो एटम का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है बॉन्डिंग स्टेट के ऊपर कि किस तरीके की तो एटम का जो साइज़ है वो पर्टिकुलर बॉन्डिंग स्टेट पे ही निकल सकता है। तो बॉन्डिंग स्टेट 3 तरह की बॉन्डिंग स्टेट है। इसमें हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। पहले मैं आपको इनको समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम एक एक को सीधे लिखेंगे, फिर उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। समझ में आया होगा आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझना, मैं आपको समझाऊँगा। अब हम देखेंगे, अभी आपको ये नोट नहीं करना है, मैं अभी आपको समझाऊंगा सिर्फ। रेडियस एक होता है, इसमें टाइप ऑफ रेडियस, टाइप्स ऑफ रेडियस। एक होता है कोवेलेंट, दूसरा मेटालिक, तीसरा होता है वंडर वॉल। वंडर वॉल, तो मैंने ये बोला था एटम का जो साइज़ है वो पर्टिकुलर बॉन्डिंग स्टेट में निकालते हैं, यानी हम बॉन्डिंग स्टेट में एटम का साइज़ निकालेंगे। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, मेटालिक बॉन्ड देखेंगे। जब आपको पहले ये समझ में आएगा ना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है और वंडर वॉल बॉन्ड क्या होता है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड का समझाता हूँ। दो दोस्त हैं जो कहीं स्कूल या कॉलेज में एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो दोनों की क्लास मतलब क्लास ख़त्म हुई, दोनों बाहर निकले, एक दोस्त ने भी 5 रुपये दिए, दूसरे दोस्त ने भी 5 रुपये दिए। दोनों कैंटीन में गए, उन्होंने 10 रुपये का एक पैकेट ख़रीदा, कुरकुरे ख़रीदा, और दोनों ने मिलकर के शेयर किया। इस तरीके की जो दोस्ती है इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी दो दोस्त, 5 रुपये उसने दिए, 5 रुपये मैंने दिए, और हमने एक पैकेट ख़रीदा और दोनों ने मिलकर के उसको खाया, दोनों ने शेयर किया। तो ये जो दोस्ती है डैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होता है अब क्लास के दो ऐसे दोस्त जो आपस में बात नहीं करते। क्या? अच्छे से अच्छे से सुनो, समझो। क्लास के दो ऐसे दोस्त जो आपस में बात नहीं करते, लेकिन तीसरा ऐसा बंदा है जिसकी दोस्ती पहले वाले से भी है, दूसरे वाले से भी है। तो अब जो इनके बीच में बॉन्ड है, तो इस तरीके के बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। तीसरा होता है क्लास के वो दो बच्चे जो आपस में बात ही नहीं करते, जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो इस तरीके का जो बॉन्ड है इसे वंडर वॉल बॉन्ड कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ से आपको रेडियस भी समझ में आएगा, देखना, पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि एटम का जो साइज़ है वो बॉन्डिंग स्टेट में ही आप निकाल सकते हो। देखो, जैसे कोवेलेंट ये है, मैंने क्या बोला था, 5 रुपये इसने दिए, 5 रुपये इस वाले दोस्त ने दिए। ये जो दूरी है इसे बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ये मान लो ए एटम है, ये भी ए एटम है। तो ये जो है ना, ये बॉन्ड लेंथ है, इट इज़ द बॉन्ड लेंथ। ये जो दूरी है डेट इज़ बॉन्ड लेंथ, जिसको मैंने DAA से दिखाया, बॉन्ड लेंथ। ये जो बॉन्ड है, यानी 5 रुपये इस वाले ने दिए, 5 रुपये इस वाले ने दिए, दोनों ने मिलकर के बॉन्ड बनाया और दोनों ने शेयर भी किया है। तो इस तरीके की जो दोस्ती है इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हम कोवेलेंट रेडियस देख रहे हैं, तो इसका हाफ, जब भी रेडियस होगा ना तो हाफ, तो ये जो होगा इसे कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। यानी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। यानी 5 रुपये इसने दिए, 5 रुपये इस वाले दोस्त ने दिए, दोनों ने, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस वाले एटम ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने दिया, दोनों ने बॉन्ड बनाया और वो बॉन्ड जो है वो दोनों ने शेयर किया है। ये जो बॉन्ड बना दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हाफ जो इनका बीच, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होगा? रेडियस। जैसे सर्कल है,
ये रेडियस होता है हाफ, हाफ हाफ को तो रेडियस, तो वैसे ही पूरी लाइन अलग है। हाफ जो होता है इसे रेडियस कहते हैं हम। तो हाफ को क्या बोलते हैं हम, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या होता है, रेडियस। पूरा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ, इसको बोलते हैं डायामीटर। ये डायामीटर है, इसको डायामीटर कहते हैं। और यहाँ तक जो है दैट इज़ रेडियस। डायामीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहीं पर आपको समझाऊँगा, आप इसको अच्छे से देखना। इसमें ये होमोन्यूक्लियर है, मतलब जब दोनों एटम सेम हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों ने बॉन्ड बनाया और दोनों ने ये बॉन्ड जो है शेयर किया है आपस में। तो इस तरीके की जो दोस्ती है दैट इज़ कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको कोवेलेंट रेडियस। तो ये होमोन्यूक्लियर है। हेट्रोन्यूक्लियर है कि हेट्रोन्यूक्लियर होता है जब एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने बॉन्ड बनाया। और हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, आधा जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर एटम अगर है आपके पास, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अगर है आपके पास, तो उस केस में ये जो आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो आप कैसे निकालते हो। तो इसमें हम लिखते हैं रेडियस ऑफ ए का रेडियस प्लस बी का रेडियस माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एन। डेल्टा एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए एटम और बी एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये हेट्रोन्यूक्लियर के बीच में हो गया। आपको हेट्रोन्यूक्लियर का आता नहीं है, आपके केस में नहीं आता है ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब आता है मेटालिक रेडियस, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। मेटालिक रेडियस क्या होता है। मेटालिक रेडियस, तो क्या मेटल और मेटल के बीच में कभी बॉन्ड बन सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कभी बॉन्ड बन सकता है, नहीं बन सकता। तो यहाँ पर सवाल ये है कि बॉन्ड बनेगा कैसे। मेटल मेटल में क्या कभी बॉन्ड बन सकता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा। तो सवाल आता है कि मेटालिक बॉन्ड में बॉन्ड बनेगा कैसे। तो देखना, समझना। तो ये एक एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवाया, ये दूसरा है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया है। तो इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया है। तो ये जो मेटालिक लैटिस है, मेटालिक लैटिस में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। ये मेटालिक बॉन्ड है। ये कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड है। लेकिन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, दो एडजेसेंट एटम्स के बीच में। तो ये जो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे मेटालिक रेडियस। MR से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेटालिक रेडियस। यानी एक एटम है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, दूसरा एक एटम है, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया। तो बॉन्ड बनेगा कैसे। तो मेटालिक लैटिस में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको भी अपनी ओर खींच रहा है, इसको भी अपनी ओर खींच रहा है, दोनों को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये अट्रैक्शन इसको भी दिखा रहा है, इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो बॉन्ड है इन दो के बीच में दैट इज मेटालिक बॉन्ड। लेकिन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रेडियस होता है, तो मेटालिक रेडियस भी आ गया। अब आता है वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस जो है ये होता है नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एटम्स के बीच में। ये ज़्यादातर डिटरमाइन होता है, ये हम देखते हैं इनर्ट गैसेस के लिए इसको डिटरमाइन किया जाता है। और वंडरवॉल रेडियस जो है ना, इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इनर्ट गैसेस के लिए देखा जाता है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, हीलियम ले लेता हूँ मैं।
हीलियम, ये भी एक हीलियम। तो क्लास के दो ऐसे दोस्त जो आपस में बात ही नहीं करते, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज वंडरवॉल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है दैट इज, इसका मैं वी भी लिख लेता हूँ वंडरवॉल बॉन्ड। लेकिन हाफ जो है इसका, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज वंडरवॉल रेडियस। तो आपको, आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, एक एटम है उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा एटम है उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने वो इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बॉन्ड बनाया और वो जो बॉन्ड है वो दोनों ने मिलकर के शेयर किया, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, कुरकुरे वाली दोस्ती। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल और मेटल, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में दोस्ती कैसे होगी, तो मेटालिक लैटिस में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इस वाले को भी अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को, वो इस वाले को भी अपनी ओर खींचेगा। तो बॉन्ड जो बना मेटालिक बॉन्ड है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो इनके बीच का होगा दैट इज मेटालिक रेडियस। अब वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस होता है क्लास के वो दो जो आपस में बात ही नहीं करते। मतलब हीलियम इनर्ट गैसेस के लिए बात करी जाती है, तो हीलियम का एक एटम और हीलियम का दूसरा एटम इतनी दूरी पर है, इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज वंडरवॉल बॉन्ड। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा दैट इज वंडरवॉल रेडियस। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। सबसे पहले बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। तो ये क्या होता है, इट इज यानी हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस, यानी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब ये आपको ऐसे भी समझ में आएगा। पहले इसमें एक केस है होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर, जिसमें मैं आपको A2 या ऐसे आप देख सकते हो। तो ये एक एटम A है, ये दूसरा एटम ये भी A है। इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने मिलकर के बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड जो है ये इसने भी शेयर किया, इस वाले एटम ने भी शेयर किया। तो ये जो बॉन्ड है इसको मैं बोलूँगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है डेट इज कोवेलेंट रेडियस। इससे आपको समझ में आ गया होगा कोवेलेंट रेडियस। ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको दिखाया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है लेकिन मैं आपको बोल करके लिखाऊंगा, देखना DAA जो है ना, ये है बॉन्ड लेंथ, दोनों के बीच की बॉन्ड की लेंथ। ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, DAA जो है आपकी डेट इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। और कोवेलेंट रेडियस जो है ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी बॉन्ड लेंथ का आधा। ये आपका कोवेलेंट रेडियस आ गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल अगर हो, बी आता है इसमें हेटेरोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जिसमें AB हम लिख सकते हैं या ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये एक एटम A है,
ये दूसरा एटम बी है, ए एटम है, ये बी एटम है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बनाया। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ जो होगी ये डी ए ए नहीं है ना, सेम मॉलिक्यूल नहीं है, सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम्स हैं, तो डी ए बी आएगा। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। लेकिन डी ए बी जो है यहाँ पर दैट इज बॉन्ड लेंथ, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को हम बी एल से जल्दी जल्दी डिनोट करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो, डी ए बी को देखना, इसको कैसे निकालते हैं। इसको हम निकालते हैं रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। तो यहाँ से जो आपका निकलता है, ये आपका निकलता है बॉन्ड लेंथ। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ये आप ऐसे निकालते हो। और डेल्टा ई एन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डिफरेंस को मैं डी आई डबल एफ करके लिखूंगा बिटवीन टू एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक एटम है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड जो है वो दोनों ने शेयर किया, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इसको पॉज करो, नोट करो। इसमें दो केसेस होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर आपने देखे। अब आता है दूसरा, मेटालिक रेडियस। पहले इसकी डेफिनेशन में लिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। फिर मैं जब वापस से वो बनाऊंगा जो मैंने आपको मेटालिक रेडियस पढ़ाया, आपको एक बार और सिखाऊंगा मैं। तो पहले आप डेफिनेशन देखो, इट इज़ हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent atoms in a molecule in a metallic lattice. Metallic lattice. अब मैं इसको वापस से समझाता हूँ। ये आपका मेटालिक लैटिस था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, तो आयन बना। इलेक्ट्रॉन जब कोई इजेक्ट करता है ना, मतलब निकाल देता है या इलेक्ट्रॉन खाता है, तो आयन बनता है। तो पॉजिटिव अगर बना तो कैटायन बोलते हैं, अगर नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज है तो एनायन कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर। तो ये जो आपके पास ये मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन हाफ जो डिस्टेंस है डेट इज, ये जो है इसे बोलेंगे हम मेटालिक रेडियस। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेटालिक रेडियस। तो अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं, डेट इज वैन डर वाल रेडियस। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो। तीसरा आता है वैन डर वाल रेडियस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं।
तो वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? इट इज़ हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एटम्स। नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एटम मतलब इनर्ट गैसेस, जैसे ये इनर्ट गैसेस के लिए देखा जाता है। सिमिलर एटम्स बिलोंगिंग टू नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखना एग्जांपल मैं वो ले लेता हूँ, हीलियम है। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड है दैट इज़ वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड है। लेकिन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है दैट इज़ वंडरवॉल रेडियस। तो यही है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें एक और पॉइंट आता है, पहले मैं मिटाता हूँ, पहले इसको पॉज करो, नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ। तो वंडरवॉल रेडियस जो है ये इनर्ट गैसेस के लिए डिटरमाइन किया जाता है। इनर्ट गैसेस के लिए इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम मैंने आपको दिखाया, उसके लिए हीलियम का मॉलिक्यूल He2, हीलियम के दो मैंने दिखाया आपको, उनके बीच का वंडरवॉल रेडियस ऑफ एनी एटम। तो वंडरवॉल रेडियस जो है ये किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के लिए जो है इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है वंडरवॉल रेडियस। तो इसको भी मैंने आपको समझा दिया, इसको पॉज करो, नोट करो, एनसीईआरटी की पूरी लाइनें हैं। अब आता है ये जो तीनों रेडियस हमने पढ़े, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, तीनों ही रेडियस का ऑर्डर हम देखेंगे। ये आता है एग्जाम्स के अंदर, ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो क्या कोवेलेंट का ज़्यादा होगा मेटालिक का कि वंडरवॉल का? तो थोड़ा मैंने आपको समझा दिया है, आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे आपको आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, दो बंदे जो होते हैं उनके बीच में दोस्ती हमेशा सबसे अच्छी होती है, तो करीब होते हैं। अब मेटल के बीच में तो दोस्ती थी ही नहीं, क्लास के दो से दो जिनके बीच में दोस्ती है ही नहीं। लेकिन तीसरा जो है वो इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, दो आपस में बात ही नहीं करते, लेकिन एक दोस्त है जो उनका म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उसकी दोस्ती तो सबसे ज़्यादा दूरी पर आपके वो क्लास के वो दो दोस्त जो आपस में बात ही नहीं करते, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे दूरी पर नहीं होना चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी पर होना चाहिए। मेटालिक रेडियस उसके बाद हो, देन कोवेलेंट। तो VMR करके आप इसको याद रख सकते हो, वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे ज़्यादा रेडियस वंडरवॉल, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट, ये आपको याद रखना है। ये अगर आपने याद रख दिया तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये रेडियस का ऑर्डर है।